वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। आज के लेक्चर का टॉपिक है अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पहले हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तथा न्याय करती है। सरकार के इन तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध को लेकर समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। मोंटेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में विद्वान गेटल के कथनानुसार इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए और इन तीनों विभागों के कार्यक्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहें। अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वे इस बात के लिए प्रयासरत थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात नहीं पहुंचा सके और इसके लिए उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया वरन संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई और अपने संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। हालांकि संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और न ही संविधान में किसी भी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। संविधान निर्माता मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। अमेरिकी संविधान की मूल भावना जो है वो शक्ति विभाजन ही है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के ये प्रथम 3 अनुच्छेद जो हैं वो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में कहा गया है, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 खंड 1 में कहा गया है, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 के खंड 1 में कहा गया है, न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत रूप में वरन व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। इसलिए
संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, परंतु संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए जो व्यवस्था की वो क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति, यह इस सोच के साथ अपनाई गई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण करने से पहले उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। थर्ड पॉइंट है, सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है और महाभियोग अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। तो इस प्रकार सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनका कार्यकाल अलग अलग है और कार्यकाल की निश्चितता की व्यवस्था भी की गई है। लास्ट पॉइंट है, विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्थाएं की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है और राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इन सबके अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदात्मक शासन को नहीं वरन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार संविधान शासन की विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वरन पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है। सरकार के अंगों की एक दूसरे से यह स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल तत्व है, जिसकी सुनिश्चित व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। अमेरिकी न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का
एक प्रमुख आधार मानती है और इसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। इस संबंध में किलबोर्न बनाम थॉम्पसन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख लक्षण और गुण बताया। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह प्रमुख लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा राष्ट्र से संबंधित जो शक्तियां सरकार को दी गई है वे 3 भागों में बंटी हुई है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 विभागों से संबंधित कार्य सार्वजनिक राज्य कर्मचारियों के 3 अलग अलग वर्गों द्वारा किए जाएंगे तथा इस प्रणाली की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों विभागों के कार्यक्षेत्रों को सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप से पृथक पृथक रखा जाए। इस प्रकार अमेरिकी न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन सिद्धांत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रही है। तो आज हमने अमेरिका के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में चर्चा की और नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।